हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की जो आपकी सिविक्स है यानी कि राजनीतिक विज्ञान है, उसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम हमारा है संविधान निर्माण। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। इसमें हम कवर करने वाले हैं कि जो संविधान है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, और हम यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद है वो किस तरीके से समाप्त हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कवर करना है और यही चैप्टर है आपका। तो देखिए, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में कवर किया था, अगर आप सभी ने चैप्टर 1 देखा होगा जो मैंने करवाया था, तो आप सभी को पता होगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो आपका जो लोकतांत्रिक देश होता है और एक गैर लोकतांत्रिक देश होता है उसमें क्या अंतर होता है। और उसमें हमने एक बुनियादी बात ये भी देखी थी, यानी कि एक मेन बात ये भी देखी थी कि जो भी लोकतांत्रिक देश होता है, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें क्या है, इसमें संविधान जो है सबसे ऊपर है। संविधान में लिखे हुए कानून क्या है, सबसे ऊपर है। उसके सामने ना तो कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई राजा है, ना कोई फ़कीर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई लिंग भेद, यानी किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं किया जाता है। सबसे ऊपर क्या है, हमारे कानून होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, और संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका है उसने किस तरीके से जो रंग भेद है, रंग भेद का मतलब होता है कि किस तरीके से रंग को लेकर वहाँ पर क्या था, काले लोग थे और गोरे लोग थे। ठीक है, तो काले और गोरे जो लोग हैं उनके बीच में जो है किस तरीके से क्या होता था, किस तरीके से भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को निम्न माना जाता था, उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पाबंदी एक तरीके से लगा दी गई थी कि तुम्हें यहाँ पर नहीं जाना है, इससे परमिशन लिए बिना तुम्हें एंटर नहीं करना है इस तरीके से, और गोरे लोगों के इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इस तरीके से भेदभाव किया गया था। और आप सभी जानकर जो है ये बड़े चौंक जाएंगी कि जो ये काले लोग थे वो कौन थे, ये जो काले लोग थे वो कौन थे, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोग थे। ठीक है, और ये गोरे लोग कौन थे, बाहर से आए हुए थे। अब आप कहेंगे बाहर से आए हुए, अब यहाँ पर हमें अपने भारत का एग्जाम्पल लेते हुए चलना है। तो देखिए, जो भारत है, भारत में क्या है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमारे ऊपर ब्रिटिश जो है, यानी कि जो इंग्लैंड रहा है, ब्रिटिश जो रहा है, उसने हमारे ऊपर क्या किया था, राज किया था, हमें गुलाम बनाया था। तो वो भी तो बाहर से आए थे ना, और उन्होंने क्या है, हमारे ऊपर बहुत सारे जो एक तरीके से पाबंदियां हैं वो लगा दी थी। ठीक है, और हमसे नील की खेती वगैरह करवाई जाती थी। ठीक, अपने इशारों पे नचाया जाता था, हमें गुलाम बनाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी तो भारत में बाहर से ही आई थी ना, इंग्लैंड से आई थी। इसी तरीके से जो क्या है, दक्षिण अफ्रीका में भी जो ये गोरे लोग थे, ये क्या है, ये यूरोप से आए हुए थे, ये व्यापार वगैरह करने के लिए आए थे। और धीरे धीरे जब ये क्या करते, पहले व्यापार के लिए आते हैं और धीरे धीरे क्या करते, अपने पैर पसारते हुए चलते हैं, यानी कि उस देश को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं और फिर उस देश के लोगों को परेशान भी करते हैं बहुत, और अपने मतलब के लिए उनका क्या फ़ायदा उठाते हैं। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे की। अब इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखिए देखिए व्यापार करने आई जो दक्षिण अफ्रीका है, जैसे मैंने आपको बताया, व्यापार करने के लिए कौन आया था, यूरोप की कंपनी आई थी दक्षिण अफ्रीका में। सेम आपको भारत से लेकर चलना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, और दक्षिण अफ्रीका में कौन आई, दक्षिण अफ्रीका में यूरोप की कंपनी आई व्यापार करने के लिए। और फिर उसने क्या किया, उसने जो दक्षिण अफ्रीका है उसे क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। और उसके बाद क्या है, काफ़ी जो बड़ी संख्या में जो गोरे लोग हैं वो क्या, क्योंकि गोरे लोग कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है जो गोरे लोग हैं वो आकर दक्षिण अफ्रीका में क्या है, अपना जो एक तरीके से जम जाते हैं, वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं एक तरीके से दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो सामने जो काली चमड़ी वाले जो लोग हैं उन्हें क्या करते हैं, रंग भेद करना स्टार्ट कर देते हैं उनके साथ। अब यहाँ पर एक वर्ड है, स्थानीय काली चमड़ी वाले लोग। अब इस स्थानीय काली चमड़ी वाले लोग को ना, स्थानीय का मतलब होता है कि ये जो दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय से जो रहते आए हुए जो लोग हैं, ठीक है, वो थे स्थानीय काली चमड़ी वाले लोग। उनका रंग जो था वो काला था, इसलिए काली चमड़ी वाले कहा गया यहाँ पर, चमड़ी यानी कि स्किन। ठीक है, तो इनके साथ कौन भेदभाव करता है, यूरोप की कंपनी में से आए हुए बहुत सारे जो लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो आकर जम जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, और वो क्या करते हैं, अपना जो एक तरीके से जो अपनी पावर है वो दिखानी स्टार्ट कर देते हैं और भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है एक मुद्दा रहा है मेन। इसके बाद हम देखेंगे जो रंग भेद है उसे हम नस्लीय भेदभाव, मतलब एक नाम देते हैं नस्लीय भेदभाव रंग भेद को। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
जो क्या है दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक चलता रहा था, ये जो व्यवस्था रही है नस्लीय भेदभाव की या फिर रंग भेदभाव की, ठीक है। अब देखिए जो इसमें फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे भारत है, मैंने कहा है ना भारत का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, तो भारत है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो जो लगातार वो जुल्म करती जा रही थी, अपनी सारी चीज़ों को मनवाती जा रही थी, टैक्स ले रही थी, बहुत ज़्यादा मनमानी कर रही थी, तो क्या वो लंबे समय तक वही चीज़ करती रही? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि एक जो भी किसी के ऊपर अगर मानो आप किसी को अपने कंट्रोल में करते हो और वो कब तक सह सकता है, एक लिमिट होती है सहने की, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। यही चीज़ यहाँ पर होती है। जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं अब वो क्या है तंग आ चुके थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब विरोध ये तो नहीं है, देश है तो देश में क्या है लोगों को मिलकर जो है विरोध करना पड़ता है और उसके लिए एक पार्टी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है ये खड़ी होती है विरोध करने के लिए। और ये क्या करती है दक्षिण अफ्रीका में 1950 में क्या करती है, ये जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस है ये क्या करती है 1950 में गोरों के विरुद्ध जो है आज़ादी के लिए क्या करती है, लड़ाई करती है। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये जो लड़ाई है वो लगातार चलती रहती है और ये लड़ाई कब जाकर ख़त्म होती है, 26 अप्रैल 1994 को, जब दक्षिण अफ्रीका क्या है एक गणराज्य बन जाता है। ठीक है, गणराज्य का मतलब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक, जो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है अब वो स्वतंत्र हो गया है और वहाँ पर क्या है लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र वो अपना लिया जाता है दक्षिण अफ्रीका में और एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। जिस तरीके से भारत बन गया और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, तो इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका की कहानी रही है। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। और इसमें जैसे कि हमारे भारत देश में जो महात्मा गांधी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो निभाया है, इम्पॉर्टेंट रोल। और इसी तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें भी एक नेता रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनकी वजह से सारी लड़ाई हो सकी, उनकी वजह से जो ये लड़ाई थी। ठीक है, वो कौन थे? वो थे नेल्सन मंडेला। अब ये जो नेल्सन मंडेला है वो क्या थे, महत्वपूर्ण नेता थे। अब भाई कोई नेता ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर क्या किया गया, पॉपुलैरिटी हुई नेल्सन मंडेला की, वो जीत गए, चुनाव वगैरह हुए थे वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद नेल्सन मंडेला जो है कोई अच्छा काम करता है तो उसके बीच में जो है रोड़े तो बिछाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेल्सन मंडेला और उसके साथ साथ जो उसके सपोर्टर जो 7 नेता थे उन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और 1964 में क्या कर दिया गया, एक इंजाम लगाया गया जब ये सफ़र जारी था उनका लड़ाई का, क्योंकि हमने देखा 1994 में उन्हें क्या है आज़ादी मिली थी। तो 1964 में नेल्सन मंडेला पर इंजाम लगाया गया कि वो क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं देश के लोगों को और इसको लेकर जो शासन व्यवस्था है उसका जो ये क्या करे, विरोध करे और इसको लेकर आजीवन कारावास में डाल दिया गया। आजीवन कारावास का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्हें उम्र भर के लिए जो है जेल में डाल दिया गया, कारावास में डाल दिया गया। और वो लगातार 28 वर्ष तक क्या है उन्होंने जेल में वो रहे थे। और आपको ध्यान रखना है जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी है। अब आत्मकथा क्या होती है, अपने बारे में अपनी जो जीवनी होती है कि मैंने इस तरीके से शुरुआत करी, कुछ भी चीज़ है। ठीक है, तो आत्मकथा लिखी थी उन्होंने, अपनी पूरी लाइफ टाइम के बारे में लिखा था। ठीक है, तो जो नेल्सन मंडेला है उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, वो है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका। अब देखिए 1928 में जब ये लड़ाई चल रही थी तो उसके बाद अब यहाँ पर हमने दक्षिण अफ्रीका की जो लड़ाई थी हमने देख ली और किस तरीके से उन्हें आज़ादी मिली, 26 अप्रैल 1994 में आज़ादी मिली। अब हमें देखना है कि भारत में जो संविधान का निर्माण है किस तरीके से हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि 1928 में जो भारत में जो मोतीलाल जो नेहरू हैं और कांग्रेस के जो अन्य जो सदस्य रहे हैं उन्होंने भारत में एक संविधान लिखा, यानी कि लिखने की शुरुआत की लिखा था उन्होंने एक संविधान। और उसके बाद क्या हुआ, भारत को जो संविधान लिखने वाली जो सभा है उसमें कितने जो सदस्य रह गए थे, उसमें जो है 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, अपना पूरा काम जो है पूरा कार्य जो है पूरा किया था। यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया था भारत का तब टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा में। संविधान सभा क्या होती है, संविधान जो एक हमारी जो संविधान है जो रूपरेखा है उसको तैयार करने वाली सभा। संविधान में आपको पता होगा हमारे जितने भी राइट्स है वो सब कुछ लिखे गए संविधान में। संविधान क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है,
जिससे क्या यानी कि एक लिखित तौर पर हमें जो है एक प्रूफ के तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे साथ आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जब जो चीज़ लिखी होती है वो क्या है एक तरीके से हम प्रूफ करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। पर अगर मैंने अभी आपको बोल दिया कि मैं कल आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, अब मैं नहीं लाई तो आप इसको लेकर कुछ मेरे ऊपर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। पर लिखित चीज़ कभी भी हमारी गायब नहीं होती, और यही हमारे संविधान का क्या है एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अब देखो जो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, ये आपने समझ लिया, जिसमें बहुत सारे जो रूल्स वगैरह होते हैं, राइट्स होते हैं नागरिकों के, वो लिखे होते हैं, जो अधिकार वगैरह होते हैं। इसमें हमारे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह सब कुछ शामिल है। मैंने संविधान के बारे में आपको बता दिया। और जो ये संविधान का जो निर्माण करता है, उस निर्माण करने वालों को जो है संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। अब जो संविधान सभा है, क्योंकि एक सभा थी, तो उसमें क्या यानी कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर संविधान का निर्माण किया, सिंपल सी बात। अब जो संविधान सभा है उसमें कुछ मेंबर्स जो होंगे, वो टोटल कुछ मेंबर्स तो होंगे ना। अब आपकी क्लास में जैसे कि 34 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक काउंटिंग है ना कि 34 स्टूडेंट्स है। इसी तरीके से संविधान जो सभा है, जो संविधान का निर्माण कर रही थी, उसमें 299 टोटल सदस्य थे। कब थे, ध्यान रखना है आपको, जब संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अब आप ये देखेंगे कि 1949 में बनकर तैयार हुआ था, लागू कब हुआ? अगर लागू होने के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, ये अभी नाइन्थ में आपका काम नहीं आएगा। आप बड़े लेवल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सीरियसली पढ़ो 9th 10th को आप अच्छे से। ठीक है, अब देखो, तो 1949 में बनकर तैयार हो गया था, और उसके एक साल बाद, एक साल नहीं था वो, कुछ महीनों के बाद, क्योंकि आपने देखा 1949 नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आती है, तो जनवरी में जाकर वो लागू हुआ था, और वो हमारा नेक्स्ट ईयर लग गया था, यानी कि 1950 लग गया था, 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को जाकर लागू हुआ था, कौन सा? हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें कुछ बातें जो हैं बिल्कुल साफ तौर पर लिखी गई है। क्या क्या बातें लिखी गई है? हमारे संविधान में बंधुत्व, जो बंधुता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम सभी जो हैं, चाहे हमारे में कितनी भी भिन्नता हो, क्योंकि आपने देखा है कि जो देश है वो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा चारों दिशाओं में, अगर हम अपने देश को देखें, बहुत बड़ा देश है हमारा, और जो लोग रहने वाले हैं वो भी बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, रंग भी जो है अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी हमारे देश के अंदर क्या है, भिन्नता है। ठीक है, डाइवर्सिटी है, अलगपन है, पर उसके बाद भी हम क्या है, भिन्नता यानी कि अलगपन में भी हमारे देश में एकता कायम है। और ये क्यों है? क्योंकि हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं। तो यही चीज़ इसमें शामिल की गई है। बंधुता का मतलब ही होता है भाईचारे की भावना रखना। अब देखो, समानता, हमारा जो संविधान है उसमें मेन बात है समानता, यानी कि हर कोई, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, राजा हो, फ़कीर हो, मतलब कि आप ये भी देख सकते, राष्ट्रपति हो कोई, ठीक है, चाहे कोई चोर हो, हर किसी के लिए क्या है, जो भी कानून है वो समान है। अगर किसी ने मर्डर किया है, चाहे वो किसी बड़े फिल्म स्टार ने किया हो मर्डर, चाहे किसी छोटे से आम व्यक्ति ने किया हो, दोनों को सज़ा इक्वल ही मिलेगी। ठीक, तो ये समानता का जो सिद्धांत है वो लागू है हमारे देश में। न्याय, ये जो न्याय है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज़ें भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल है। प्रस्तावना जो है एक पेज पे लिखी गई है, हमारे भारत के संविधान बुक उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो न्याय जो है, यानी हर किसी को न्याय मिलेगा। भारत की जो न्यायपालिका है, जो न्याय करती है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, और उसके ऊपर किसी प्रकार की, किसी तरीके की कोई भी बंदिश नहीं है, वह स्वतंत्र है। इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे संविधान में क्या है, कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चाहे जो 18 साल से ऊपर है, हर किसी को। कोई लिंग भेद नहीं होगा उसमें, यानी कि पुरुष और महिला दोनों दे सकते हैं। कोई रंग भेद नहीं होगा, किसी तरीके का जाति भेदभाव नहीं, धर्म भेदभाव नहीं, हर कोई वोट दे सकता है जो 18 साल से ऊपर है। अब आगे देखो, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हमारे देश में किसी एक धर्म को नहीं अपनाया गया। सरकार कभी भी किसी एक धर्म के पक्ष में काम नहीं कर सकती है।
और ये सारी चीज़ें क्या है, लोकतंत्र के जो मूल, जो एक तरीके से तत्व कहे जा सकते हैं, जिसके आधार पे जो लोकतंत्र होता है वो कायम होता है। तो ये भी हो गया, प्रभुता संपन्न जो है हमारा देश है। ठीक, तो ये सारे के सारे हमने देख लिए। अब देखिए जो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर है वो भारतीय संविधान का उन्होंने क्या किया था, वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे थे, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है, प्रारूप जो कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो क्या रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, गांधी जी ने 1931 में 1931 में क्या है, यंग इंडिया नामक जो पत्रिका वो निकाली थी। ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक में है और वहीं से यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें कवर की। अब इसके आगे देखिए, जो हमारा संविधान है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है, यहाँ पे संविधान की डेफिनेशन दे रखी है। तो संविधान क्या है, लिखित नियमों की पुस्तक है, एक बुक है जिसमें लिखित नियम है, यानी कि लिखे हुए हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसको बदलने के लिए संशोधन किया जाता है। और संशोधन, आपको ध्यान रखना है, संशोधन हमेशा चेंज होता है। ठीक है, और वो संशोधन भी क्या है, बहुत सारे नियमों, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर कर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज कहा कि मौलिक अधिकार हटा दो तो मौलिक अधिकार हट जाएंगे, नहीं, मौलिक अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है, उसमें संशोधन बहुत 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 मुश्किल से हो सकता है। और टोटल मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो संविधान है वो लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं, यानी कि वो जो पुस्तक है उसे हमारे देश का, क्योंकि हमारे देश में भी संविधान है, और हमारे देश के हर नागरिक क्या है, उस पुस्तक को मानेगा। ठीक, तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे धर्म में ये चीज़ है, मेरे धर्म में ये चीज़ है, नहीं, जो वो संविधान है वो सबसे ऊपर है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के मध्य के जो संबंध है वो भी निर्धारित होते हैं। यानी कि जो संविधान है उसके द्वारा क्या होता है कि जो लोग हैं उनके बीच में आपसी संबंध बनते हैं, और सरकार के बीच में भी, हम जो हैं, हम जनता हैं और सरकार, हम दोनों के बीच में भी क्या है, एक संविधान एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक तरीके से संबंध स्थापित कर रहा है, रिलेशन स्थापित कर रहा है। किस तरीके से, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, कुछ भी लागू नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान के खिलाफ वो भी नहीं जा सकती। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया किस तरीके जो संविधान है वो बना है, क्या प्रक्रिया रही है, और सब कुछ देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो आगे का है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर इसी पार्ट में करेंगे तो आप सभी बोर हो जाएंगे। और आई होप आप सभी को मैंने जो करवाया है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, मैंने बोर नहीं किया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारे पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे किस तरीके से आपको आंसर अटैम्प्ट करने हैं अपने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, बेल आइकन जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसे प्रेस कर सकते हैं, और एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।